सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, कल के दिन टाटा पावर ने अपने Q4 की अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अब मार्केट के जितने भी एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से टाटा पावर का जो करंट वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट को देखें तो वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है। इट मीन्स वैल्यूएशन को देखते हुए वो अर्निंग्स उतने ज़्यादा कमाल के नहीं है, वैल्यूएशन महंगा है उसके कंपैरिजन में। बट दोस्तों, यहाँ पर रीजंस हाईलाइट किए गए हैं कि Q4 के जो अर्निंग्स थे वो ऐसे क्यों है। पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा ख़राब अर्निंग्स कंपनी का लगा नहीं। नंबर्स ठीक थे, थोड़े मोड़े परसेंटेज से अगर एक्सपेक्टेशंस को मिस करता भी है तो उसको ऐसा डिसअपॉइंटिंग नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। नंबर ठीक थे, बट किसी को सूट करता है तो किसी को नहीं करता, आप सभी को पता है। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी के Q4 के अर्निंग्स हमें वीक देखने को मिली, क्योंकि इंडोनेशियन कोल माइंस की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की बात करें और टाटा प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो ये सभी ने मिलकर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो हमें 5% तक आप बोल सकते हैं गिराती हुई नज़र आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर टाटा पावर के मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म कमेंट्री देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। सो देखो दोस्तों, कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के सोलर रूफटॉप बिजनेस के बारे में, जिसको हाल ही में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। अगर Q4 में देखोगे तो ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट किया है। अगर Q4 की बात करें तो 864 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को यहाँ से मिला है। अगर टोटल रेवेन्यू का देखोगे 864 करोड़ परसेंटेज में तो कुछ खास नंबर निकलेगा नहीं। बट हाँ, ये जो सेगमेंट है इसको अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो फ्यूचर में इस सेगमेंट से हम बड़े रेवेन्यू और बड़े प्रॉफिट की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि अगर Q4 की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने इस सेगमेंट के जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है उसमें 40% की ग्रोथ अचीव की है। और EBITDA रिपोर्ट किया है 132 करोड़ का, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 72% की जंप हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर हम कंपनी के टोटल पूरे साल के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो पूरे साल में कंपनी ने 2210 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट से जनरेट किया है और प्रॉफिट जनरेट किया है 509 करोड़ का। यानी कि बोल सकते हैं कि पूरे साल में कंपनी ने अच्छा काम किया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। अब देखो दोस्तों, कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देखते हैं। मेंशन कंपनी की तरफ से किया गया है कि 2026 की अगर हम बात करें, कंपनी सोलर रूफटॉप जो बिज़नेस चलाती है उससे कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसको नियरली कंपनी डबल करती हुई नजर आएगी। यानी कि 2200 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था 2025 में, 26 में करीब 4400 करोड़ का रेवेन्यू दिख सकता है या फिर 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिख सकता है, क्योंकि नियरली डबल कंपनी ने मेंशन किया है। इसका मतलब ये है कि डबल के करीब रह सकता है। डबल होने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ठीक है, चलो 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है 2026 में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। अब इसके अलावा दोस्तों, 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने 25,000 करोड़ के कैपेक्स प्लानिंग किए हैं, जिसका 60% अमाउंट एलोकेट किया जाएगा रिन्यूएबल बिजनेस में, और बाकी का जो 30% बचेगा, अब बोल सकते हैं 40% बचेगा, बट उसका 30% T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट्स में जाने वाले हैं, और बाकी का 10% हमें अदर जो बिजनेस है कंपनी के उसमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया है कि 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर तक वो अपने EBITDA एंड कंपनी के प्रॉफिट्स दोनों को डबल करने का एम कर रहे हैं। अगर ऐसा ये कर लेती है तो बेशक हम बोल सकते हैं कि 2030 तक इस कंपनी में एटलीस्ट 15% CAGR से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। वेल, ये कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ जिस पेस पे रहेगा उस पेस पे हम स्टॉक की ग्रोथ भी उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 5 सालों को लेकर। बट हाँ, उसके लिए कंपनी को ग्रोथ भी दिखाना पड़ेगा। अगर ग्रोथ दिखाती है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, नहीं दिखाती तो नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखना अगर आप टाटा पावर के शेयर होल्डर हैं तो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं।
अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब बीएससी दोस्तों उन सारी कंपनी में से एक है जिसकी इस बार हमें Q4 के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिले हैं। अब उसको मार्केट ने कंप्लीट रिस्पेक्ट भी किया था, बट Q4 के साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी। अब डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट एक्स डेट ऑलरेडी निकल चुके हैं। 14 मई को इसका रिकॉर्ड डेट था। उस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी में स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। डिविडेंड जो था वो 30 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से था। बट दोस्तों उससे पहले कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस इशू भी किया था, आप सभी को याद होगा। 12 तारीख को कंपनी ने उसका रिकॉर्ड डेट भी क्लियर कर दिया है, जो कि है 23 मई का, यानी कि 23 मई का। इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी में 2:1 बोनस के हिसाब से पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। अगर आप एक शेयर इस कंपनी का होल्ड कर रहे हैं तो बदले में आपको 2 इक्विटी शेयर मिलेगा, 2 ओन कर रहे हैं तो 4 मिलेगा, 10 ओन कर रहे हैं तो 20 मिलेगा। बट ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट देंगी जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर शेयर होल्डर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं एज ए शेयर होल्डर। अगर इस कंपनी के इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो वो 53.7 का है। नंबर्स आने से पहले कंपनी का इंडस्ट्री का पी और स्टॉक का पी दोनों हमें लगभग 100% का गैप दिखा रहा था, यानी कि स्टॉक पी लगभग 100 के ऊपर थी और इंडस्ट्री पी 50 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। बट आप सभी को पता होना चाहिए कि जब ईपीएस ऊपर जाता है तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो नीचे आ जाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में ड्रॉप आ जाती है। तो नंबर्स आने से पहले ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 90 का था। नंबर्स आने के बाद ईपीएस में जो बड़ी तेज़ी हमने देखा, उसके बाद प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो 70 का हो गया। तो एक टाइम पे जो इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी का वैल्यूएशन के बीच में 100% का गैप था, उस गैप को काफ़ी हद तक कम हमने कर दिया है ईपीएस के बढ़ते हुए देखकर। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी पहले जितनी एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी, अब अगर देखोगे उतनी एक्सपेंसिव में भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों का बेसिकली उनको फ़ायदा हो सकता है जो बीएससी के शेयर होल्डर हैं और वैल्यूएशंस के वजह से आप परेशान रह रहे थे। अब देखो दोस्तों इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया है, और डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक्स भी हमें और भी स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों पर आप नज़र रख सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन के लिए थी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब देखो दोस्तों वीबीएल की जो कंसिस्टेंसी है वो किसी से नहीं छुपी। काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी ने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ अचीव की है। अब कंपनी का एम है कि आने वाले 5 साल में भी वो ऐसी ही ग्रोथ अचीव कर सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी वो अपने पैर फैला रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट में आप बेसिक से शुरुआत तो नहीं कर सकते, आपको एक्विजिशंस पे आपको ध्यान देना पड़ता है। और इस कंपनी ने बताया भी था 2 कंपनी को ये एक्वायर करने वाली है, जिसमें एक कंपनी का नाम था एसबीसी तंजानिया और एक कंपनी का नाम था एसबीसी गाना। ठीक है, अब इन दोनों के जो एक्विजिशंस है उसमें काफ़ी हद तक हमें डिले देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसके जो 2025 और 27 तक के कैलेंडर ईयर का ईपीएस का ग्रोथ उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उसको 3 से 5% तक कट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्विजिशंस में अगर और डिले देखने को मिलती है तो हो सकता है कि जो पहले उम्मीद था मार्केट का इस कंपनी के रेवेन्यू एंड ईपीएस के ग्रोथ से, वो उम्मीद थोड़ी सी हमें कम देखने को मिले। बट हाँ, कंसिस्टेंसी इस कंपनी में पहले भी देखने को मिलती थी, अभी भी देखोगे तो कंसिस्टेंसी अच्छी है, बट पहले जैसी नहीं है। इस वजह से परफॉर्मेंस आपको थोड़ी वीक देखने को मिल रही है। वैल्यूएशंस अगर और भी टूटता है तो फिर कंपनी में कंसिस्टेंसी आपको पहले जैसी भी विटनेस करने को मिल सकती है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह। अब देखो दोस्तों एफआईएस के हिसाब से इस कंपनी में जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो रही है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है, और वही वजह से एफआईएस ने अपनी स्टेक्स को डायलूट किया है। बट जो वैल्यूएशंस करेक्ट हुआ है इस कंपनी का, उसको देखते हुए डीआईएस ने अपनी पोजीशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और पब्लिक की स्टेक्स भी हमें कम होते हुए देखने को मिली हैं। तो कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव दिखती हैं लाइक एफआईएस की सेलिंग, बट कुछ चीज़ें हमें अच्छी भी दिखती हैं जिसमें डीआईएस की बाइंग आपको दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आप वीबीएल के इन्वेस्टर हैं तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।